अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय एचएम। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.5 रीजनिंग। सो व्हाट इज रीजनिंग? द डेफिनेशन ऑफ रीजनिंग इंक्लूड अ स्टेप वाइज थिंकिंग विद अ पर्पस एंड गोल इन माइंड। ओके, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय अ गैरेट हु वाज अ फिलोसोफर इन केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो गैरेट कहता है कि रीजनिंग क्या है? रीजनिंग क्या है? एक हमारी थिंकिंग है, एक स्टेप वाइज थिंकिंग है विद अ पर्पस एंड गोल इन माइंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कहते हैं, ये कह सकते हैं कि हमने क्या करना है, पर्पस एंड गोल इन योर माइंड मींस कि हमने क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को एक लॉजिकल वे में सोल्व करना है। टू सोल्व क्वेश्चन इन अ लॉजिकल वे इज रीजनिंग। मतलब कि हमने किसी भी क्वेश्चन को कोई रीजन देकर फिर हमने सोल्व करना है। कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका सिर्फ आंसर ही नहीं देना, बल्कि उस आंसर के पीछे रीजन क्या है वो भी हमने देना है। ठीक है, अब हम इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि नोबल गैसेस जो है वो क्या होती है, इनर्ट होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि नोबल गैसेस आर इनर्ट, व्हाई मींस व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि नोबल गैसेस क्यों इनर्ट होती हैं? क्यों? क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। हमने ये पढ़ा है ना स्टार्ट से, 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में हम यही पढ़ रहे हैं कि नोबल गैसेस क्या होती हैं, इनर्ट होती हैं। क्यों इनर्ट होती हैं? क्योंकि उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। मतलब कि जो उनका आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, 8 पूरे होते हैं। मतलब कि ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, ये किसी के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो नोबल गैसेस क्यों इनर्ट होती हैं? क्योंकि उनका ऑक्टेट जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। ये क्या होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती हैं, इनर्ट होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमने एक रीजन दे दिया अपने इस क्वेश्चन के पीछे, या फिर हमने अपने इस आंसर के पीछे क्या दिया, एक रीजन दे दिया कि नोबल गैसेस जो है वो इनर्ट होती हैं। क्यों इनर्ट होती हैं? क्योंकि उनका ऑक्टेट जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है रीजनिंग। ओके, अब हमने क्या करना है, रीजनिंग को टू टाइप्स में आगे डिवाइड कर दिया गया है। द रीजनिंग इज फर्दर डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है बच्चों? इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हम किसी स्पेसिफिक से हम किसी जनरल में मूव करते हैं। मतलब कि हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट में मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने मैथ में स्टार से एक रूल पढ़ा हुआ है जब हम छोटे होते थे, 4 5 6 के अंदर, कि क्या होता है कि जब हम किसी ओड नंबर को इवन नंबर के अंदर ऐड करते हैं, यानी कि 1 क्या है, ओड नंबर है, और 2 क्या है, इवन नंबर है। यानी कि जब हम किसी ओड नंबर को इवन नंबर के अंदर ऐड करते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि हम किसी इवन नंबर को किसी ओड नंबर के अंदर ऐड करते हैं, मतलब कि 1 की जगह 2 आ जाए और 2 की जगह 1, जैसे ये है 1+2, या फिर ये कहें 2+1, बात तो एक ही है ना। तो हम ये कहें कि हम किसी ओड नंबर को इवन नंबर के अंदर ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर हमेशा ओड नंबर आता है। ठीक है, when we add odd number to even number the answer will be odd। ठीक है, अब ये जो है, ये हमें जो मैथ का रूल था ये हमें पता था, मतलब कि 1+2 odd प्लस इवन इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, ये हमें एक मैथ का रूल पता है, और ये मैथ का रूल मतलब रूल्स जो है वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो क्या है, ये स्पेसिफिक है। ठीक है बच्चों, ये चेंज नहीं हो सकता। यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। मतलब कि ओड नंबर इवन नंबर के अंदर अगर ऐड होगा तो आंसर क्या आना है, ओड ही आना है। ये एक स्पेसिफिक रूल है विच कांट बी चेंज, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम आगे जाके ये नहीं कह सकते कि अगर हम ओड को इवन के अंदर ऐड करें तो आंसर इवन आएगा। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या होता है, हमेशा ओड होता है। अब ये जो रूल था बच्चों, इससे हमने क्या बनाई, हमने एक जनरल स्टेटमेंट बना ली, व्हेन वी ऐड ओड नंबर टू इवन नंबर द आंसर विल बी ओड। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गई, ये एक जनरल हमने स्टेटमेंट बना ली। हमने मतलब आपको समझाने के लिए, जैसे मैंने बताई आपको समझाने के लिए, आप किसी और को बताएंगे तो वो कोई और स्टेटमेंट बना लेंगे। इसी तरह जब भी हम किसी रूल को एक स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं तो वो क्या होती है, वो एक जनरल स्टेटमेंट बन जाती है। जैसे आप उधर देखिए 1+2 = 3, अगर कोई इसको देखे तो उसको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने उस स्पेसिफिक रूल को समझाने के लिए हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट बना ली, और उस स्पेसिफिक से हमने जनरल के अंदर मूव किया। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इंडक्टिव रीजनिंग है। ओके स्टूडेंट्स,
तो नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये तो मैथ से रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जांपल इससे दी थी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अगर हम मूव करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक क्या है, केमिस्ट्री का लेक्चर है, तो हम मूव करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब हमें ये पता है स्टूडेंट्स, या शायद आप आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या होता है कि जब कोई भी ग्रुप होता है तो मतलब कि अगर ग्रुप 5 है, ठीक है, हम कहते हैं कि जो ग्रुप 5 है उसके अंदर जो है आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, मतलब कि वो वाले एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ग्रुप 5 के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे ये कहा कि जो पोटेशियम और सोडियम है, यानी कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है उनके क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्रुप 1 है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बच्चों, तो उस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, मेटल्स है। अब ये अगर आपसे ये पूछ ले कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है ये क्यों है मेटल, ठीक है, हम क्या कहेंगे, आपका आंसर क्या होना चाहिए, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो मेटल है। क्यों, because they have only one electron in their outermost shell। अब हमें ये पता है कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगे बच्चों, जब उसके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब कि ग्रुप 1 के एलिमेंट के अंदर, ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो फ्री होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो फ्री होता है, उसके साथ कोई भी आके जो है वो बॉन्डिंग भी कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, या फिर जो है ये फ्री भी रह सकता है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है वो क्या है, मेटल्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मैंने पोटेशियम और सोडियम बनाया और उसके अंदर मैंने क्या किया कि ये एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब यहाँ से अगर मैं सिर्फ ये बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ से आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या बनाया है, इसका क्या मतलब है। तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक हो गया, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो गई, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक रूल हो गया। और आपको मैंने इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने एक स्टेटमेंट, जनरलाइज स्टेटमेंट बना दिया। ठीक है, तो इस जनरलाइज स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि हमने स्पेसिफिक से जनरल मूव किया है, और इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम कहते हैं, यहाँ तक हो गया हमारा इंडक्टिव रीजनिंग कंप्लीट। ठीक है, अब इसका जो पार्ट 2 है वो क्या है, पार्ट 2 है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, यहाँ तक था हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, ये हो गया कंप्लीट। सेकंड, इसकी जो क्लासिफिकेशन है रीजनिंग की वो क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग है, दिस वन। तो डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर, अच्छा एक और बात, जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा ट्रू नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको लास्ट जो इमाम गजाली का टॉपिक जो है मैंने डिस्कस किया था, उसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, कॉटन बर्निंग एक्सपेरिमेंट। तो कॉटन बर्निंग एक्सपेरिमेंट में जो अल गजाली है उसने ये कहा था कि जब हम कॉटन को फ्लेम के पास लेकर जाते हैं तो उस वो क्या होती है, वो बर्न हो जाती है। लेकिन लास्ट में हमने ये कहा था कि ये इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर ये ट्रू नहीं होता हर दफा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से कॉटन जो है वो हर दफा बर्न नहीं कर सकती। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एयर का प्रेशर हो सकता है कि एयर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, और या फिर ये हो सकता है कि जो कॉटन है उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट हो। तो क्या होता है कि जब ये फैक्टर्स इंक्लूड होंगे कॉटन के अंदर, दैट मीन्स कि कॉटन जो है वो बर्न नहीं हो सकती। ठीक है, इट मीन्स जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो हमेशा क्या होती है, नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होती है, ये हमेशा ट्रू नहीं होती। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमें ये पता चल गया कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो हर दफा ट्रू नहीं होती। इस वजह से हमने क्या किया, हमने मूव किया रीजनिंग की सेकंड टाइप की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है।